और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक जबरदस्त तरीके से लगे हुए यहाँ पर लिखने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, आज आज का जो प्रैक्टिस है, ठीक है, यूपीएससी डेली स्टडी टारगेट्स चल रहे हैं जो 2024, 25, 2026, 20 इवन 7 के लिए भी रहेंगे। यहाँ पर देखो, डेली टारगेट्स तो चल ही रहे हैं जो मंडे टू सैटरडे चल रहे हैं, लेकिन संडे के दिन हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मीन्स ड्रिल या एक्सरसाइज कह लो आप, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करेगी, इसका मीनिंग क्या है, ये आपके लिए क्यों जरूरी है। देखो, यूपीएससी के कुछ फंडे होते हैं। यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्यों जरूरी है, यूपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, यूपीएससी को समझना जरूरी है ना। तो अब ये तो है नहीं कि एक वीडियो मैंने बना दी और ये आपको समझा दिया कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको शब्दों से ना समझाकर आपको प्रैक्टिकली यदि वो चीज़ें हम समझाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी। जैसे कि पहली बात ये कि सिलेबस को याद करना, है ना। जो डे 1 की मैंने प्रैक्टिस आपने दिया था, ठीक है, क्या दिया था, ड्रिल दी थी, क्या दी थी कि आपने सिलेबस के हर एक मीनिंग को, ठीक है, लिखना है, ठीक है। आज आपने प्रैक्टिस दूंगा वो भी सिलेबस को लेकर ही होगा, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, अब सभी बोलते सिलेबस को याद करना है, लेकिन सिलेबस याद तो होता नहीं है ना। हमें लगता है कि यार टॉपर्स तो सभी हवा में बात करते हैं, नहीं। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, लेकिन कैसे याद करना है, रटना नहीं है उसे, बिल्कुल भी समझना है ना। तो आपने करना क्या है, प्रैक्टिस एक छोटे छोटे टारगेट्स हैं, ठीक है, कुछ छोटी छोटी एफर्ट्स से, कुछ छोटे छोटे आप बोल सकते स्मार्ट स्टडी है जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाने में, जो आपका रास्ता है उसे आसान बनाएगी। यानी आपकी जो ढेर सारे कन्फ्यूजन है वो सोल्व होते चले जाएंगे, जो उलझन है वो सोल्व होती जाएगी, सुलझती चली जाएगी, है ना। तो एक रास्ता अपना सुलझा हुआ दिखेगा। तो ठीक है, हम देखते हैं आज डे 2 आपका प्रैक्टिस है, क्योंकि सेकेंड संडे है। हम्म तो आपने करना क्या है, आपने आज क्यूपीएस रेडी करना है, ठीक है, वो भी मेंस का, ठीक है, मेंस का करना है। मेंस का जीएस 1 पर आपने जाना है। जीएस 1 का आपने सिलेबस देखा होगा, है ना। अब उस सिलेबस को हम याद तो कर सकते नहीं है, आपने क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, ठीक है। ये आपकी कॉपी होगी, ठीक है। ये आपकी कॉपी है। अब इसमें आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है जीएस 1, क्या लिखना है, जीएस 1, ठीक है। जीएस 1 आपने लिख देना है, फिर लिखना है मेंस जीएस 1, जो भी आपने लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका मेंस का सिलेबस है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये जो गिनती है ना, ये जीएस 1 का सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गिनती है 1 2 3 4, ये आपकी यूनिट है सिलेबस की। तो आप पहली यूनिट में देखोगे तो आपकी ये टॉपिक है, दूसरी यूनिट में देखोगे तो आपके ये टॉपिक है, और तीसरे में देखोगे तो आपके ये है, चौथी में देखोगे ये, और पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में और सारे टॉपिक है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, सोसाइटी भी है। इसी तरह GS 2 है, GS 3। लेकिन आपने QPS GS 1 का भी करना है रेडी, 2 का भी करना है, 3 का भी करना है, 4 का भी, है ना। लेकिन आखिर QPS है क्या, वो है क्वेश्चन, ठीक है। Q का मतलब क्वेश्चन, ठीक है। P का मतलब पैटर्न, ठीक है। और S का मतलब है सिलेबस, ठीक है। तो QPS क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस, आपके पास सिलेबस तो है इस तरीके से। मैं थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ कि QPS किस तरीके से रेडी करना है। जैसे हमने GS 1 का सिलेबस उठाया, उसकी पहली यूनिट हमने देखी, इसको आपने क्वेश्चन पैटर्न में बदलना है। क्वेश्चन पैटर्न में आपका सिलेबस रेडी हो जाना चाहिए। अब जैसे पहला ही यूनिट में क्या सिलेबस है आपका, क्या टॉपिक है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के जो भी कला के रूप है वो, जो भी साहित्य है वो, और जो भी वास्तुकला के मुख्य पहलू है वो सारे आपने करने हैं। यानी ये आपका सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर का। लेकिन आप ये लाइन पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, रटनी पड़ेगी। रटोगे तो 4 दिन याद रहा, 5वें दिन भूल जाओगे, है ना। आपने जो QPS की डायरी बनाई है, जो मैंने कॉपी बनाने का कहा है, ठीक है, वहां पर आप जाओगे और इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चंस बनाओगे। डायरेक्टली इस टॉपिक से आपने क्वेश्चंस बनाना है। अब क्वेश्चन ये नहीं कि कोई भी डायरेक्टली टॉपिक से आपने क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है ना। नहीं तो आर्ट एंड कल्चर से कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं कि चोलकालीन वास्तुकला को समझाइए, ये कहाँ से, इससे कैसे पता पता चलेगा कि हमारे आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या है ना। तो आपने सिलेबस याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ठीक है, हम समझते हैं कि पहली यूनिट से क्वेश्चंस कैसे बन सकता है।
देखो ये आपकी है पहली यूनिट से हो सकता है कि पहली यूनिट से एक क्वेश्चन में बन जाए, दो क्वेश्चन में बन जाए। यदि एक यूनिट में ज़्यादा टॉपिक है तो हो सकता है कि दो क्वेश्चन में कवर हो वो सिलेबस आपका, है ना। तो मैंने यहाँ से, ठीक है, मैंने ये यूनिट देखी और यहाँ से क्वेश्चन बनाने की ट्राई किया है, कोशिश की है, ठीक है, देख लिया। तो यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे अब। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन बनाया वो बनाया है, देखिए। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, साहित्य व वास्तुकला के मुख्य पहलू में हुए परिवर्तन की समीक्षा कीजिए। यानी डायरेक्टली मैंने टॉपिक को ऐसा यहाँ पर रख दिया है और लास्ट में लगा दिया है कि हुए परिवर्तन की समीक्षा कीजिए। यानी हम जाते हैं ना कि हम परीक्षा देने जाते हैं, हम पेपर दे के आते हैं और हॉल से बाहर निकलते, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं और फिर आपस में चर्चा करते हैं कि यार वो वाले क्वेश्चन से आया था, उसका उत्तर तूने लिखा, मैं तो लिख कर आया हूँ। इसका मतलब आप समझिए, हमें प्रश्न याद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेबस याद नहीं होंगे, इसलिए हम सिलेबस को क्या बना रहे हैं, प्रश्न में बदल रहे हैं, क्वेश्चंस में बदल रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये सिलेबस पढ़ा और यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनाया कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू में हुए परिवर्तन की समीक्षा कीजिए। अब जब आप ये सिलेबस की जगह वो प्रश्न पढ़ोगे तो क्या होगा, आपने वो प्रश्न याद हो जाएगा और आपको पता है वो प्रश्न आपके सिलेबस का है। तो आपने पता हो गया कि आपका जो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या है, कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला, ठीक है। होगी बात, समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही यानी डायरेक्ट जैसा यहाँ पर लिखा है वो का वही टॉपिक आपके प्रश्न में लिखा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड यूनिट का हम एग्जाम्पल समझते हैं कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, ठीक है, 18वीं सदी के मध्य मतलब 1750 से लेकर वर्तमान समय तक यानी अभी तक का आधुनिक भारत इतिहास, महत्वपूर्ण घटना और व्यक्तित्व और विषय। यानी 1750 अभी तक का भारत इतिहास हमें पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके व्यक्तित्व जो भी रहे हैं खास, और जो भी विषय रहे हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, इससे प्रश्न हम कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। ये रही आपकी सेकेंड यूनिट, यहाँ से मैंने बनाया है, आप ये देखिए, ठीक है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में विभिन्न व्यक्तित्व, विषय का क्या योगदान रहा है। यानी मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ लिया कि 18वीं सदी से अभी तक जो भी इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनमें विभिन्न व्यक्तित्व और विषय का योगदान बताइए। यानी आपने विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, विषय के बारे में पढ़ना है, और किनकी, जो महत्वपूर्ण घटनाओं में है। तो इससे आपका एक माइंडसेट तैयार हो गया कि हाँ यार, आधुनिक भारत इतिहास में हमें महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है, उनमें जो भी विभिन्न व्यक्तित्व उन्हें पढ़ना है, जो भी विषय रहे उन्हें पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या कारण रहे हैं उन घटनाओं के, ठीक है। तो मैंने ऐसा टॉपिक यहाँ पर लिख दिया है ना। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। अब ये है, ये टॉपिक है। हो सकता है कि ये सारे टॉपिक में एक ही प्रश्न में ले लूँ, और हो सकता है कि एक प्रश्न में सारे टॉपिक पूरे ना हो, दो प्रश्न में हो, ठीक है। जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण बताइए, और दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले व्यक्तियों के बारे में बताइए, उनका योगदान बताइए। तीन प्रश्न बन सकते हैं, और तीनों प्रश्न आप ये बनाओगे तो थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट होगी, है ना। लेकिन हम चाहें तो एक प्रश्न में यदि हो रहे हैं तो एक प्रश्न में कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों व देश के विभिन्न भागों में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का वर्णन कीजिए। पूरी की पूरी यूनिट मैंने यहाँ पर प्रश्न में बदल डाली, जो आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस था, है ना। इसी तरह चौथी यूनिट, अब चौथी में भी हम देखें तो हम यहाँ पर दो प्रश्न भी बना सकते हैं। पहला ये कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण को समझाइए, और दूसरा प्रश्न ये बना सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन कैसे हुआ, है ना। यानी दोनों प्रश्न में ये कि यार पुनर्गठन हमारे सिलेबस में है और एकीकरण भी हमारे सिलेबस में, लेकिन यदि हम चाहें तो एक ही प्रश्न इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। दो भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ही बनाए हैं, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन, दो प्रश्न भी बना सकते हैं एक यूनिट से, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही बनाया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण व पुनर्गठन की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ से हमें पता चला कि यार स्वतंत्रता के बाद जो एकीकरण पुनर्गठन हुआ था वो हमारे सिलेबस में है, वो टॉपिक है। तो जब आप
प्रश्न पढ़ोगे, सिलेबस की जगह ये प्रश्न आप अब पढ़ोगे, ठीक है। अगली प्रैक्टिस में हो सकता है कि मैं ये प्रश्न पढ़ने के लिए आपने दे दूं जो आपने क्यूपीएस में बनाए हैं। तो जब आप वो प्रश्न पढ़ोगे तो क्या होगा, आपने प्रश्न याद हो जाएंगे, यानी आपने सिलेबस याद हो जाएगा कि वो टॉपिक थे। क्योंकि हम एग्जाम में पेपर देते हैं, ठीक है, चाहे कॉलेज का हो स्कूल का हो, आते हैं और हम ये देखते हैं कि यार वो प्रश्न आया था और वो प्रश्न तो उस टॉपिक से था, हम टॉपिक को पकड़ लेते हैं। इसी तरह ये तो हम डायरेक्ट टॉपिक से उठा रहे प्रश्न, तो हमारे दिमाग में टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि ये हमारे मेंस का सिलेबस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने GS1 की केवल शुरुआत की 4 यूनिट के एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताया है कि क्यूपीएस आपने कैसे रेडी करना है, ठीक है। तो आपका जो आज का प्रैक्टिस है डे 2 का वो यही है कि आपने GS1, ठीक है, GS1 का मेंस का जो सिलेबस है उसका क्यूपीएस रेडी करना है। जैसे मैंने इन 4 यूनिट के प्रश्न बनाए हैं, आपने GS1 के हर यूनिट का, ठीक है, जो मैंने 4 बताई है वो भी, और बाकी बची हुई यूनिट के भी क्यूपीएस बनाने हैं। समझ में आ गई? यही आपकी आज की प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो यही है, बाकी आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।